1% आबादी हमारे साथ हो जाए तो हम जैसे चाहे सत्ता को नचा सकते हैं या अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ये प्रेरणा या ये अनुपात कैसे बनेगा, फिर ये जरा बताइए। 3% भी हम लोग ने एक साथ बात। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है और हमारी न्यायिक व्यवस्था घटिया है। राष्ट्रवाद की भावना तभी उमड़ेगी, तभी प्रबल होगी जब शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। संगठन के माध्यम से नहीं, संगठन की एक सीमा होती है और राष्ट्रवाद की भावना उमड़े ये किसी संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो सब आप प्राइमरी का सिलेबस ठीक कर दीजिए। जितने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, दुनिया भर के बोर्ड चल रहे हैं, इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बना दीजिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू कर दीजिए। अपनी अपनी लोग मातृभाषा में पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम सिलेबस करिकुलम कॉमन हो जाइए। पंचतंत्र की कहानी प्राइमरी में लगाइए, हमारे महापुरुषों के बारे में उनकी जीवनी प्राइमरी में लगाइए। हमारी 1000 से ज़्यादा विदुषी माताएं हैं, उसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर हैं, ऐसे 1000 से ज़्यादा हमारी प्रेरणा देने वाली माताएं हैं। राजा भोज, राजा विक्रमादित्य से मिला के 1000 से ज़्यादा हमारे महापुरुष हैं। तो प्राइमरी के सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाने की बजाय हमें जापान की तरीके भारत में केवल नैतिक शिक्षा पे जोर देना चाहिए। 6वीं से बाकी विषय शुरू करें तो अच्छा है। मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूं। मैंने ए फॉर एप्पल 6वीं में आके पढ़ा था। ए ऐसे बनता है, यह मैंने 6 में पढ़ा था। तो कोई जरूरी नहीं कि आप प्राइमरी से इसको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दें। प्राइमरी अरे पहले उसको आप अच्छा इंसान तो बनाइए, अच्छा भारतीय बनाइए, अच्छा बेटा बनाइए, अच्छा भाई बनाइए, अच्छी बहन बनाइए, अच्छा संस्कार दीजिए। अच्छा बन जाएगा, उसके बाद बाकी सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा जी। बिल्कुल इस संविधान के खिलाफ। रिजर्वेशन शुड बी गिवन ओनली टू द हिंदूज, नॉट टू द कन्वर्टेड हिंदूज। कन्वर्टेड हिंदूज को धर्म रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मेरा इसमें कुछ आगे और भी कहना है। भारत में जो खतरे हैं वो मैक्सिमम खतरे कन्वर्टेड हिंदू ही क्रिएट कर रहे हैं। तो कन्वर्टेड हिंदुओं के द्वारा पैदा किए गए खतरों से निपटने के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, राइट। आप इलेक्शन कमीशन का डाटा उठा के देख लीजिए। 90% सेंसिटिव बूथ उनको कहते हैं जहां हिंदू कम होते हैं और कन्वर्टेड हिंदू ज्यादा होते हैं। तो वहां ज्यादा पुलिस लगानी पड़ती है। ज्यादा पुलिस लगानी पड़ी यानी ज्यादा पैसा। एक चीज रखिएगा, हर चीज की कास्ट आती है। दंगा सबसे ज्यादा कहां होता है? जहां हिंदू कम होते हैं और कन्वर्टेड हिंदू ज्यादा। तो वहां लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हिंदुस्तान के लिए और हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़ा खतरा कौन है? वो कन्वर्टेड हिंदू। तो अगर हम देश की एकता अखंडता मजबूत करना चाहते हैं तो सरकार की ड्यूटी है कि कन्वर्टेड हिंदू जो तलवार के डर से या जजिया न देने के पाने के डर से या अंग्रेजों की पॉलिसीज के कारण कन्वर्ट हो गए, उनको क्या करे? वापस घर वापसी करें। और चूंकि हमारे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने शपथ लिया है मैं देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा और कन्वर्टेड हिंदुओं की घर वापसी कराने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, तो ये सरकार की ड्यूटी है कि बाकायदा वो कोई स्कीम लाए 5 लाख रुपए या कुछ इस तरीके का कि जो आदमी वापस घर वापसी करेगा उसको हम 5 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। ऐसी स्कीम करके उसको घर वापसी करा देना चाहिए। कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? सरकार ने उल्टा काम किया हुआ है। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है यह धर्मांतरण को प्रमोट करता है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय बन गया 2006 में, उसके पहले कभी नहीं होता था। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म होना चाहिए। एक संस्कृति मंत्रालय चल रहा है, इसी संस्कृति मंत्रालय को एडिशनल काम देना चाहिए कि तुम घर वापसी कराओ। जो घर वापसी आएगा उसको पहले मुफ्त का मकान मिलेगा, उसको मुफ्त का राशन मिलेगा। मैं तो कहता हूं जो सरकारी योजनाएं देना है आप उनको दीजिए जो घर वापसी करके वापस आ रहे हैं अपने घर में। क्यों?
क्योंकि देश की एकता अखंडता के लिए कन्वर्जन बहुत खतरनाक है। भाई अफजल गुरु कौन था? जोर से बोलिए जरा, अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? जोर से बोलिए, कन्वर्टेड। अजमल कसाब कन्वर्टेड हिंदू। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मार रहे वो कौन है? कश्मीर में जिन्होंने हिंदुओं को मारा वो कौन है? भारत का विभाजन पाकिस्तान को बनवाया किसने? कन्वर्टेड हिंदू। तो कन्वर्टेड हिंदू जब इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वो देश का विभाजन भी करवा देते हैं, गिरजा टुक्कू का रेप करके आरा भी चला देते हैं, घर मकान दुकान खेत खलिहान पे भी कब्जा करते हैं, तो भारत को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ये सरकार की ड्यूटी है। पैसा कम हो रहा हो घर वापसी के लिए तो मैं तो कहता हूं 0.1% या 1% और लगा लो टैक्स, कोई दिक्कत नहीं, और ले लो। हमारे अग्रवाल समाज, वाहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज 1% और दे देंगे। ले लो पैसा, आप 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ इकट्ठा कर लो, लेकिन एक बार में ही सारी स्कीम लॉन्च करो, वापसी करा लो। याद रखिएगा, बीमारी जहां से आती है वहीं से निकलती है। जैसे कई बार आपके पेट में कब्ज होती है तो आपको हेडेक होता है। अब आप हेडेक की दवाई खाते हैं लेकिन पेट साफ करने की दवाई नहीं खाते, तो कुछ दिन के बाद दोबारा फिर हेडेक हो जाता है। कब्ज कहां है? पेट में। और दर्द कहां हो रहा है? सर में। और हम दवाई कहां की खा रहे हैं? सर की। खाना कहां की चाहिए? पेट की। हम हर चीज की इलाज कर रहे हैं, यहां की इलाज कर रहे हैं, वहां की इलाज कर रहे हैं, ये दंगा हो रहा है, वो दंगा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भैया, हम कहते हैं 1,50,000 करोड़ लगेगा। एक बार जब उन्होंने, भाई कन्वर्ट कौन हुए? जो जजिया नहीं दे पाए, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जजिया नहीं दे पाए तो कन्वर्ट हो गए। तो ठीक है, उनको कुछ नया ऑफर दीजिए, मुफ्त मकान का ऑफर दीजिए, मुफ्त दुकान का ऑफर दीजिए, मुफ्त लोन का ऑफर दीजिए, कुछ ऑफर दीजिए कि भैया जो जो कन्वर्ट होकर आ जाएगा उसको हम ये दे देंगे। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, भारत माता की। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। बस आपको हर समस्या की वाई एनालिसिस करना पड़ेगा। इतना याद रखिएगा, बीमारी जहां से आती है, जैसे आती है वैसे ही जाती है। बीमारी नहीं जिसकी कोई, जी, बाइक 2 पहिए की होती है, उसको स्टार्ट करने की चाबी इतनी बड़ी होती है। कार 4 पहिए की, उसकी चाबी भी इतनी बड़ी। ट्रक इतनी बड़ी होती, उसकी चाबी भी इतनी बड़ी। आपके अग्नि ब्रह्मोस की चाबी भी इतनी बड़ी। यानी गाड़ी बड़ी हो रही है लेकिन चाबी इतनी है। तो बड़ी बड़ी समस्याओं का इलाज छोटी छोटी चाबी से हो सकता है। मैं उदाहरण आपको देता हूं। भारत के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि माइनॉरिटी कौन है। भारत के किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है माइनॉरिटी कौन है। इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि आप माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए, और यूएन की जो माइनॉरिटी की डिफिनीशन है उसको भारत में लागू कर दीजिए। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। जैसे ही वो डिफिनीशन हम भारत में लागू करेंगे तो भारत में केवल 3 कम्युनिटी माइनॉरिटी कहलाएगी। एक यहूदी, एक बहाई जिसका ये लोटस टेम्पल है, और तीसरा पारसी। बाकी सब मेजॉरिटी हो जाएंगे। तो माइनॉरिटी वाला काम खत्म। तो जो माइनॉरिटी का अट्रैक्शन बना हुआ है, अभी बहुत अट्रैक्शन है, क्योंकि SC ST है, ट्राइबल है, तो उसको 10 स्कीम मिल रही है। जब वो कन्वर्ट हो जा रहा है, क्रिश्चियन बन रहा है, तो 20 स्कीम मिल रही है। तो टोटल कितनी स्कीम? कन्वर्ट होने के बाद 30 स्कीम मिल रही है। तो कन्वर्ट होने में फायदा है, नुकसान है? फायदा। यही फायदा अगर बंद कर दिया जाए और यह किया जाए कि ट्राइबल बनने में 30 स्कीम मिलेगी और कन्वर्टेड हिंदुओं को एक भी स्कीम नहीं मिलेगी, सारे घर वापस कर लेंगे। जो नाई है नाई बन जाएगा, जो धोबी है धोबी बन जाएगा, जो पटेल है पटेल बन जाएगा, जो यादव, जो जहां से आया वहीं वापस चला जाएगा। समाधान हो सकता है, करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। शुरुआत इसकी बोलने से होगी। इसलिए मैं कहता हूं, सांसदों को पकड़िए। हमारी बात यहां पे रहेगी तो लिमिटेड रहेगी, यही बात संसद में होगी तो इसका बहुत नेशनल रेमिफिकेशन होगा, नेशनल इंपैक्ट होगा। इस पे चर्चा होनी चाहिए। जी, का प्रवक्ता हूं, न भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं,
वकील हूं, इसलिए वकालत से संबंधित सवाल पूछिए। जब मंत्री बन जाऊंगा तब वो सवाल पूछ लीजिएगा। भाजपा में तो है। भाजपा में तो 22 करोड़ लोग हैं। देखिए, ये तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। अब ये कॉमन कोई बात है नहीं कि हम इसको इस पे कुछ बता सकें कि क्या है। अब वो हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव है, उसमें वो शिक्षा के जरिए ही बदल सकता है और कोई तरीका नहीं। जी, आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट है, मैं पहले पार्ट का उत्तर देता हूं। इस समय आपने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हिंदू और बौद्ध का झगड़ा खूब सुना होगा। हिंदू और बौद्ध का झगड़ा पड़ना, जो काम अंग्रेजों ने तलवार के दम पे किया था वो सारे काम कांग्रेस ने, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था, और जो उनका काम छूटा था उसको कांग्रेस ने कानून बना के पूरा कर दिया। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया गया, उसका पर्पज ही यही था, एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना और हिंदुओं को आपस में बांट देना। इसलिए मैंने उस कानून को चैलेंज किया। मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना था, उसको भी चैलेंज किया है। 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी चैलेंज किया है। 1995 के वक्फ एक्ट को भी चैलेंज किया है। कांग्रेस के लगभग 50 कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उसका मोटिव आप समझिए, आपको जो दिख रहा है वो नहीं है, झगड़ा कोई और है। आप हिंदू हैं, स्कूल अगर खोलना चाहते हैं तो आपके लिए अलग टर्म्स कंडीशन है कि आपके पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी आपको माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाए तो आप वही स्कूल 1 एकड़ जमीन में खोल सकते हैं। आप अगर हिंदू हैं और आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपके ऊपर 100 कंडीशन है। अगर आप माइनॉरिटी हो जाएंगे और फैक्ट्री लगाएंगे तो आपके ऊपर 10 कंडीशन है। कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटने के लिए ही यह कानून बनाया, इसलिए हर हिंदू वो किसी न किसी बहाने से माइनॉरिटी बनना चाहता है। जैन गए थे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, पीआईएल फाइल किया, हमको भी माइनॉरिटी बना दो, क्योंकि सब ज्यादा रोजगार तो जैन समाज के लोग करते हैं। वो सोचे सब फायदा ले रहे हैं तो हम भी ले ले। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, बोला नहीं नहीं, तुम हिंदुओं के पार्ट हो, तुम्हें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में 2005 में बाल पाटिल केस में जजमेंट आया, 3 जजों की बेंच का, जस्टिस धर्माधिकारी ने जजमेंट लिखा। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। चैप्टर क्लोज हो चुका था, लेकिन 2013 में जाते जाते माताजी ने जैनियों को भी माइनॉरिटी बना दिया, बौद्धों को भी बना दिया, सिखों को भी बना दिया। तो हो क्या रहा है, अगर मैं हिंदू हूं और मैं कुछ काम करना चाहता हूं, व्यापार करना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज खोलना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूं, हमारे लिए खोलना मुश्किल है, लेकिन मैं बौद्ध बन जाऊं, किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक बन जाऊं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वो जो रामकृष्ण का जो झगड़ा आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो इसलिए आया था, यूसीसी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। यूसीसी का इससे रिलेशन नहीं है। इसके लिए तो एक ही तरीका है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए और ये डिक्लेयर कर दिया जाए, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जो यूएन की डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को अडॉप्ट करेंगे। नहीं तो हिंदू बौद्ध का झगड़ा बढ़ रहा है, हिंदू जैन का झगड़ा बढ़ रहा है, हिंदू सिख का झगड़ा बढ़ रहा है, और ये झगड़ा बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने 1992 में कानून बनाया था। सवाल है बहन जी, अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणा है, वो आपको धारणा ठीक कर बता देता हूँ आपको। इस समय प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मैटर आपको चल रहा है, आपको सबको ध्यान होगा, अखबारों में पढ़ा है, वो मेरी पीआईएल है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में 5 पिटीशन है, और हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हमारी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 22 पिटीशन है। ये जब पिछली डेट पे लगा था तब का आंकड़ा बता रहा हूं, मैंने कल रात को लेटेस्ट चेक किया, तो अब टोटल 43 पिटीशन आ गई है, 43। ऐसे ही सीए कानून के खिलाफ 236 पिटीशन है, और सीए कानून चले इसके पक्ष में केवल 1 पिटीशन है, वो हमारी है। अब ये होता क्यों है? बात वही आ गई, व्यक्ति काम किसके लिए करता है? पैसे के लिए। अब हमारे जैसे हर व्यक्ति नहीं है,
कि वैगनार से घूमेंगे, कम खाएंगे, सीएनजी वाली गाड़ी पे चलेंगे, लेकिन लड़ेंगे। हमारी पीआईएल का विरोध करने वाले करोड़पति हो चुके हैं। हमारी पीएल का विरोध करने वाले 4-4, 5-5 करोड़ कमा चुके, हमारी पीएल से कमा चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है, उधर फंडिंग आ रही है, तगड़ी फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से भी आ रही है, हवाला के जरिए आ रही है, एफसीआरए के जरिए आ रही है, जकात का पैसा आ रहा है। हम कहीं ना कहीं उसमें कमजोर पड़ रहे हैं। इसलिए जितने दिग्गज वकील हैं वो उधर ही हैं। जिस दिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैटर लगा था उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया, और इसलिए नहीं सो पाया, मैं केवल ये सोचता रहा कि हम लोग इतने दिन गुलाम रहे क्यों। क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मंदिरों के सर्वे नहीं होना चाहिए, उसके लिए खड़े कौन थे? अभिषेक मनु सिंघवी साहब खड़े थे, करोड़पति अरबपति हैं, फिर भी खड़े थे। सिब्बल साहब, दुष्यंत दवे साहब, बहन इंदिरा जय सिंह जी, संजय हेगड़े साहब, पूरी फौज। तो मैं सोच रहा था मैं लड़ूं, मैं तो किससे लड़ किससे रहा हूं। मेरी हालत वही महाभारत के अर्जुन जैसी हो गई थी, यार मैं किससे लड़ रहा हूं। उस रात में सो नहीं पाया था। फिर मैं ये भी सोच रहा था, अच्छा इसी कारण हम इतने दिन गुलाम रहे, क्योंकि हम दूसरों से कहां लड़ते, हम तो अपनों से लड़ने में थक गए थे। तो ये समस्या है।